एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। हमारे शरीर में कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और कैसे उनका परित्याग करते हैं, उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं, कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं और उनका कैसे बॉडी से एलिमिनेशन होता है, बॉडी से कैसे हम बाहर निकालते हैं। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस, फॉस्फेट आयंस, सल्फेट आयंस। देखो एनिमल्स के अंदर ये सारी चीजें जमा होती है। क्या क्या चीजें जमा हो रही हैं? एनिमल्स के शरीर में अमोनिया जमा हो रहा है, या यूरिया जमा हो रहा है, यूरिक एसिड जमा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो रही है, वाटर जमा हो रहा है और आयंस। ये चीजें जमा होती हैं आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये सारी चीजें या तो मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बनती है और जमा हो जाती हैं, या इनका हम ज्यादा सेवन कर लेते हैं, ध्यान से सुनो, और बाई अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेक्शन। अरे हमने नमक ज्यादा खा लिया तो सोडियम ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो ये सारी चीजें जो हैं, कौन कौन सी सारी चीजें? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आयंस। ये सारी चीजें हमारे शरीर में क्यों जमा हो जाती हैं? मेटाबॉलिज्म के कारण जमा हो सकती हैं, और दूसरा इनका एक्सेस इंजेक्शन है, या ज्यादा मात्रा में इनका हम सेवन कर लेते हैं। नमक का सेवन कर लेंगे तो कौन से आयंस ज्यादा हो जाएंगे? ये और ये ज्यादा हो जाएंगे। एक्सेस इंजेक्शन का मतलब ज्यादा सेवन करना। तो मेटाबॉलिज्म और एक्सेस इंजेक्शन की वजह से ये सारी चीजें बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाती हैं। These substances have to be removed totally और partially। इन पदार्थों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से इनका परित्याग जरूरी है। इनको पूर्ण रूप से या इनका आंशिक रूप से शरीर के बाहर निकलना जरूरी है। अब जैसे यूरिया ही देख लो, यूरिया हमारी बॉडी में रहता है, बनता है मेटाबॉलिज्म से, लिवर में मेटाबॉलिज्म से यूरिया बनता है हमारी बॉडी में। लेकिन सारा यूरिया हम लोग बाहर थोड़ी ना निकालते हैं। डेली 20 से 25 ग्राम यूरिया हम लोग बाहर निकालते हैं यूरिन के जरिए, लेकिन काफी यूरिया हमारे किडनी के अंदर भी बचा रह जाता है, और थोड़ा यूरिया हमारे ब्लड में भी हमेशा रहता है। तो यूरिया को हम लोग कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करते। सारा यूरिया बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाता। कुछ यूरिया की हमको जरूरत पड़ती है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बनाए रखने में, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बढ़ाने में यूरिया की जरूरत पड़ती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, अमोनिया है, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आयंस, ये शरीर में दो कारणों से अधिक हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बने तब अधिक हो गए, या इनका हम ज्यादा सेवन कर लें। इनका ज्यादा, जैसे प्रोटीन हम लोग ज्यादा सेवन करते हैं, प्रोटीन के ज्यादा सेवन करने से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है। क्या बढ़ेगा? यूरिक एसिड बढ़ेगा, यूरिया यूरिक एसिड दोनों बढ़ने लगते हैं। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ये मुख्य नाइट्रोजनस वेस्ट है। ये ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनमें नाइट्रोजन भी होती है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन भी होती है। यूरिया क्या है? NH2CO NH2, नाइट्रोजन है कि नहीं है? NH2CO NH2, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है, ये एनिमल्स एक्सक्रीट करता है। इन सब में तीन सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनका एनिमल्स एक्सक्रीशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं हम लोग इनका। ये टोटली या तो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाएंगे या थोड़े से बॉडी में छोड़ दिए जाते हैं, पार्शियली। यूरिया पूरा नहीं निकाला जाता, यूरिया थोड़ा बॉडी में छोड़ दिया जाता है, ब्लड की कंसंट्रेशन को बढ़ाने में, थोड़ा ब्लड में भी होता है, और किडनी के मेडुला की कंसंट्रेशन को बढ़ाने में, वहां भी ज्यादा होता है थोड़ा यूरिया। तो यूरिया पूरा नहीं निकाला जाता बॉडी से। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक। टॉक्सिक की बात करें, तीनों में सबसे विषैला कौन है बताओ? अमोनिया सबसे टॉक्सिक है, और अमोनिया को एक्सक्रीट करने में बहुत पानी चाहिए। फॉर इट्स एलिमिनेशन कहते हैं परित्याग। अमोनिया सबसे इन तीनों में विषैला है, और अमोनिया के परित्याग के लिए
परित्याग के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो ज्यादातर पानी में पाए जाने वाले जितने एनिमल्स होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं। अमोनिया का परित्याग करते हैं क्योंकि अमोनिया के रिमूवल के लिए ज्यादा पानी चाहिए। तो ये कौन से जानवरों में नजर आएगा? एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर होगा, क्योंकि वहां पे पानी की कमी तो है नहीं, क्योंकि अमोनिया के परित्याग के लिए ज्यादा पानी चाहिए, तो पानी वाले जानवरों में ज्यादा होता है। तो सबसे जहरीला है अमोनिया, और इसको बाहर निकालने के लिए शरीर से बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। यूरिक एसिड सबसे कम विषैला होता है, लीस्ट टॉक्सिक है, और इसको रिमूव करने के लिए बहुत ही कम पानी चाहिए। इसको बाहर निकालने के लिए कम पानी चाहिए। चिड़िया लोग होती ना, जो रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, उनमें यूरिक एसिड होता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। अगर रेप्टाइल और बर्ड को पानी ना मिले तो शरीर में वो पानी को बचा सकती हैं, क्योंकि वो यूरिक एसिड को बाहर निकालती हैं। यूरिक एसिड है ना, कौवे का व्हाइट कलर का पेस्ट आता है, नहीं जो ऊपर से कौवा पॉटी कर रहा है जिसे कह रहे हो, वो व्हाइट कलर का जो पेस्ट है वो यूरिक एसिड। उसमें क्या है? उसमें पानी का लॉस सबसे कम होता है। कॉकरोच भी यूरिक एसिड निकालता है, कॉकरोच भी यूरिकोटेलिक है, और पानी का लॉस सबसे कम होता है। तो ऐसे एनिमल जो यूरिकोटेलिक है उनमें पानी का लॉस बहुत कम होता है। सबसे विषैला कौन है जरा बताओ? अमोनिया। और सबसे ज्यादा पानी रिमूवल के लिए किसमें चाहिए? अमोनिया के लिए। यूरिक एसिड सबसे कम विषैला है, और इसको रिमूव करने के लिए सबसे कम पानी की जरूरत पड़ती है। यूरिया, यूरिक एसिड और लेसर टॉक्सिक। यूरिया, यूरिक एसिड ये कम विषैले होते हैं, और यूरिया, यूरिक एसिड में सबसे कम यूरिक एसिड होता है। विषैला सबसे कम यूरिक एसिड है। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। अमोनिया को शरीर से बाहर निकालना अमोनोटेलिज्म कहलाता है। शरीर से अमोनिया का परित्याग करना अमोनोटेलिज्म कहलाता है, और ऐसे एनिमल अमोनोटेलिक कहलाते हैं। जैसे बहुत सारी बोनी फिशेस हैं जो हम लोग खाते हैं, रोहू और कतला, ये सब बोनी फिशेस हैं, ये सब अमोनोटेलिक है, अमोनिया को निकालती हैं शरीर से। एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं, पानी में पाए जाने वाले एम्फीबियंस। कुछ ऐसे एम्फीबियंस जो पानी के अंदर ही हमेशा रहते हैं, वो भी अमोनोटेलिक होते हैं। और एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ऐसे कीड़े जो पानी में होते हैं। तो यहां पर पानी पानी लग रहा है, सब जगह पानी वालों में है। ऐसे जानवर जो पानी में पाए जाते हैं वो ज्यादातर अमोनोटेलिक होते हैं, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए। तो ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं, क्योंकि पानी की कमी तो है नहीं, वहां पर पानी ही पानी है, क्योंकि अमोनिया के रिमूवल के लिए पानी ज्यादा चाहिए। याद कर लेना कहां का होगा। सारे पानी वाले हैं। मैनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये अमोनोटेलिक होते हैं। इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है। अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, और इसके रिमूवल के लिए ज्यादा पानी चाहिए। तो पानी में अक्सर पाए जाने वाले जानवर अमोनोटेलिक होते हैं। जैसे केचुआ है, केचुआ जब बरसात होती है वो अमोनोटेलिक हो जाता है। पानी की कमी नहीं है, अमोनोटेलिक हो गया, और बरसात के अलावा वो यूरियोटेलिक हो जाता है। क्या हो जाता है? यूरियोटेलिक हो जाता है। वो दोनों कर लेता है। अर्थवर्म अमोनोटेलिक तब होगा जब पानी ज्यादा मिलेगा उसको, बरसात के टाइम। अमोनिया इज रेडिली सॉल्युबल। अमोनिया आसानी से घुल जाती है, एंड इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अलोंग द बॉडी सरफेस। ये आसानी से घुल जाती है। अमोनिया रेडिली सॉल्युबल है, ये पानी वगैरह में आसानी से घुल जाएगी, एंड इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस। ये शरीर की सतह से निकल जाती है डिफ्यूजन के द्वारा, और थ्रू गिल सरफेस, या गिल्स की सतह से निकलती है मछलियों में। अमोनिया निकलती है अमोनिया माइंस के रूप में। अमोनिया निकलती है अमोनिया माइंस के रूप में, या तो ये शरीर की सतह से निकल जाती है, या मछलियों में गिल्स की सतह से निकलती है। अमोनिया पानी में आसानी से घुल जाती है। चलो, मैमल्स मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। हम लोग मैमल्स हैं, और मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, जैसे फ्रॉग है। फ्रॉग तो जमीन पर भी रह लेता है, पानी में भी रहता है, लेकिन ज्यादातर समय जमीन पर ही गुजारता। एंड मैराइन फिशेस। मैराइन फिशेस में मैकरेल है, सार्डीन्स हैं, और सैल्मन है, पॉम्फ्रेट है,
ये सब मैराइन यानी समुद्र की मछलियां, मुंबई गोवा में मिलेंगे सब समुद्री मछलियां, पॉम्फ्रेट, सार्डिन्स, मैकरेल, सैल्मन, लेकिन लुलु मॉल में मिलती हैं। यहाँ लुलु मॉल में मैंने देखा सब मिलती है, वहां से आ जाती है। तो मैमल्स बहुत सारी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में और मैराइन फिशेस में, यहां बोनी फिशेस था और यहां कौन सी फिशेस हैं? मैराइन फिशेस हैं। ये मेनली एक्सक्रीट यूरिया और ये यूरियोटेलिक है। ये यूरिया एक्सक्रीट करती हैं तो ये यूरियोटेलिक है। कैसी हैं ये? यूरियोटेलिक। तो हम लोग कैसे हैं? यूरियोटेलिक है। बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं और समुद्र में पाए जाने वाली मछलियां मैराइन फिशेस। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर। अमोनिया हमारी बॉडी में कैसे अमोनिया बनती है? देखो, हमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन टूटेगी अमाइनो एसिड में और अमाइनो एसिड टूटेगा अमोनिया में। अमाइनो एसिड के अंदर क्या होती है? अमोनिया। हमने प्रोटीन खाया, मुर्गा खाया, सोयाबीन खाया, प्रोटीन टूटेगा अमाइनो एसिड में और अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से बनेगा अमोनिया। अमोनिया बहुत जहरीला हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन ये तुरंत हमारे लिवर में कम विषैले यूरिया में बदल जाता है। तो अमोनिया यूरिया में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, लिवर में होता है। इस साइकिल को कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। क्या बोलते हैं? तो हमारे ऑर्निथिन साइकिल हमारी बॉडी में कहां चलती है? लिवर में। ऑर्निथिन साइकिल में होता क्या है? अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया यूरिया। अमोनिया ज्यादा विषैला है, यूरिया कम विषैला है, यूरिया में बदल जाता एंड रिलीज इनटू द ब्लड। और ये यूरिया ब्लड में आ जाता है और किडनी उसे छान करके पेशाब के जरिए, यूरिन के जरिए एक्सक्रीट कर देती है। डेली यूरिन के जरिए हम लोग कितना यूरिया बाहर निकालते हैं? 25 से 30 ग्राम। 25 से 30 ग्राम यूरिया बाहर निकल जाता पेशाब के जरिए। लेकिन थोड़ा यूरिया हमारी बॉडी में बना रहता है, ब्लड के अंदर भी रहता है और किडनी में भी रहता है, वहां की सांद्रता को बनाए रखने के लिए, कंसंट्रेशन को बनाए रखने। तो अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर। अमोनिया बना हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से, और सीधे वो अमोनिया क्योंकि ज्यादा विषैला है वो यूरिया में बदल जाता है। इसे ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। ऑर्निथिन साइकिल हमारे लिवर में चलती है और ये लिवर से यूरिया ब्लड में आ जाता है, विच इज फिल्टर एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। किडनी इसे छान के यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन्ड इन द किडनी। थोड़ा यूरिया किडनी और ब्लड में बना रहता है, किडनी मैट्रिक्स, टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। जितनी ऑस्मोटिक सांद्रता हमको चाहिए उसको बनाए रखने के लिए, ऐच्छिक सांद्रता को बनाए रखने के लिए डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। ऐच्छिक सांद्रता को बनाए रखने के लिए, किडनी की सांद्रता को बनाए रखने के लिए, ऐच्छिक जितनी सांद्रता हमें किडनी में चाहिए उसको बनाए रखने के लिए थोड़ा यूरिया किडनी में रुक जाता है, वो एक्सक्रीट नहीं होता। रेप्टाइल बर्ड्स एंड लैंड स्नेल। रेप्टाइल बर्ड्स और लैंड स्नेल, जमीन में पाए जाने वाले घोंघे और इंसेक्ट जैसे कॉकरोच, एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड। ये नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं। रेप्टाइल बर्ड्स, लैंड स्नेल और इंसेक्ट ये यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। इनका नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड सबसे कम विषैला होता है और इसको निकालने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। तो कॉकरोच अगर महीने भर भी पानी ना पिए तब भी इसको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि यूरिक एसिड शरीर से जब बाहर निकलता है तो बहुत ही कम पानी का लॉस होता है। यूरिक एसिड बाहर या तो गोलियों के रूप में निकलता है, पैलेट्स, या पेस्ट के रूप में निकलता है। कौवे का पेस्ट आता है व्हाइट, ऊपर से कौवा पॉटी करता है, पॉटी ऐसा लिक्विड ऐसा, वो पेस्ट है। क्या है वो? पेस्ट है। तो यूरिक एसिड बाहर शरीर के आता है या तो गोलियों के रूप में, पैलेट्स, या पेस्ट के रूप में। ये आया था सवाल नीट 2022 में। विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, और पानी का लॉस सबसे कम होता है यूरिक एसिड में। एंड आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक एनिमल्स। रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल और इंसेक्ट्स को कहते हैं हम लोग यूरिकोटैलिक एनिमल। अब आता है, एक तरफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन दे रखे हैं और एक तरफ एनिमल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में। प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स, इनका प्राइमरी फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन। देखो, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन
इन दोनों में अंतर होता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित रखना, बॉडी में पानी की मात्रा को कांस्टेंट बनाए रखना ऑस्मो रेगुलेशन है। एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देना एक्सक्रीशन है, एक्सेस वाटर को बाहर निकालना एक्सक्रीशन है। तो ऑस्मो रेगुलेशन शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित रखना, और एक्सक्रीशन का मतलब अतिरिक्त पानी को शरीर से बाहर निकाल देना। तो फ्लेम सेल्स में पाई जाती हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी फ्लैट वर्म्स में, चपटे कृमि में जैसे फीता कृमि, टेप वर्म, रोटीफर्स में, और सिफेलोकॉर्डेट जैसे एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस हमने पढ़ाया है, और सम एनालिड्स, कुछ एनालिड्स में। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी फ्लैट वर्म्स, रोटीफर्स, सिफेलोकॉर्डेट्स यानी एम्फिऑक्सस, और कुछ एनालिड्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल। इनका मेन काम जो ऑस्मो रेगुलेशन, और सेकेंडरी काम है एक्सक्रीशन, सेकेंडरी काम है एक्सक्रीशन। नेफ्रीडिया पाए जाते हैं एनालिडा में जैसे अर्थवर्म में, लेकिन कुछ एनालिडा में प्रोटोनेफ्रीडिया भी होते हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स बोलते हैं। मैल्पिघन टिब्यूल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ज्यादातर कीड़ों में होते हैं, कॉकरोच में होते हैं मैल्पिघन टिब्यूल। हाइंड गट और मिड गट और हाइंड गट के जोड़ पर 100 से 150 पीले रंग के ब्लाइंड, याद आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक। तो मैल्पिघन टिब्यूल्स ज्यादातर कीड़ों या कॉकरोच वगैरह में होते हैं। ये आ सकता है एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड, एंटीना या ग्रीन ग्लैंड एंटीना के पास होती हैं, एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियंस जैसे प्रॉन्स यानी झींगे में होती हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्रस्टेशियन या प्रॉन्स के बताओ, एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड। जितने वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, उनमें किडनीज होती हैं। फिशेस में गिल्स भी होते हैं और किडनीज भी होती है, ध्यान रखना। मछलियों में भी किडनीज होती हैं। तो फिर से याद करो, प्लेटीहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म, रोटीफर, सिफेलोकॉर्डेट्स यानी एम्फिऑक्सस, और कुछ एनालिडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स होती हैं। लेकिन इनका पहला काम एक्सक्रीशन नहीं है, प्राइमरी फंक्शन इनका ऑस्मो रेगुलेशन है। एनालिड्स में, कुछ एनालिड्स को छोड़ करके ज्यादातर एनालिडा जैसे अर्थवर्म में नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ज्यादातर इंसेक्ट्स में जैसे कॉकरोच में मैल्पिघन टिब्यूल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्रस्टेशियन जैसे प्रॉन्स यानी झींगे में एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और जितने कशेरुकी हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें किडनीज जो होती हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होती हैं। किडनी क्या होती हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती हैं। अब यहां पर जो दे रखा है वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में दे रखा है। थोड़ा सा जनरल वाला हम बता दे रहे हैं अभी, और मैकेनिज्म आगे से शुरू करेंगे। जनरल बहुत सिंपल है, ये हम बता दे रहे हैं। इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इधर देखो बहुत इजी है, एकदम रिलैक्स होकर देखो। ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीटरी सिस्टम किस चीज से बना हुआ है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक जोड़ा किडनी है, एक ये और एक ये, दो, एक जोड़ा किडनी है, ठीक। एक जोड़ा यूरेटर दिख रहा है, यूरेटर, एक यूरेटर ये आ रहा है, एक यूरेटर ये आ रहा है, एक जोड़ा यूरेटर है, एक जोड़ा किडनी हो गया, एक जोड़ा यूरेटर हो गया। एक यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है, ये जहां पर यूरिन आके जमा हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, और इसके बाद यूरिन आगे जाएगा, बाहर निकल जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू। किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाएगा। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मौजूद है एक जोड़ा किडनी है, एक जोड़ा यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। इन सबसे के मिलने से बनेगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब किडनी की बात करते हैं। किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, ये लाल भूरे रंग की होती हैं और सेम के बीज जैसी होती हैं। ये लाल भूरे रंग की होती हैं और सेम के बीज जैसी होती हैं, जिसमें से जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है। राइट किडनी ये वाली है, थोड़ी सी हल्की सी नीचे होती है। लेफ्ट किडनी और राइट किडनी की तुलना में राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, लोअर साइड पर होती है। किडनीज आर रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग की होती हैं, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, सेम के बीज जैसी होती हैं। किडनीज आर सिचुएटेड बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। ये ध्यान रखना, लास्ट थोरेसिक, थोरेसिक होती है 12वीं थोरेसिक होती लास्ट थोरेसिक से किडनी शुरू होती है और थर्ड लंबर तक रहती है।
वर्टिब्रल कॉलम के एक इधर होती है और एक इधर होती है। पेट में अंदर की पीठ की दीवार से चिपकी रहती हैं, पीठ की दीवार से अंदर से चिपकी रहती हैं। ये लास्ट थोरैसिक से शुरू होती है किडनी और थर्ड लंबर तक होती हैं। तो लास्ट थोरैसिक से थर्ड लंबर के बीच में ये किडनी पाई जाती है। ऑन द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ये कौन सा साइड है? ये तो डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, पीठ की तरफ होती हैं, डॉर्सल साइड पर होती हैं और पीठ के अंदर की दीवार से चिपकी रहती हैं। बकरा खरा देखा होगा, इससे लगी रहती है बकरे में। हम कभी ले दे जाते तो हमसे बहुत है, हम तो एक एक चीज जानते हैं कि पीस कहाँ का कहाँ से कैसे, कहाँ पे कौन सी मसल्स है, कौन सी क्या है, सब पूरा पूरा एनालाइज कर लेते उसकी बॉडी देख करके। हमारा हमको देखते उसके चेहरे पर शिकन आ जाती है, ये सबसे अच्छा चीज निकाल के ले जाएगा ये। बकरा खाते हो? छी छी, राम राम, इधर आओ, सोयाबीन खाया करो, इधर देखो। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग मेजर, हर एक किडनी कितनी लंबी है जरा देखो। हर एक किडनी कितनी लंबी है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ यानी चौड़ी है और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी है यानी थिक है। किडनी की लंबाई चौड़ाई बताओ। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी है और मोटी कितनी है? 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी है, थिक है। वजन कितना है किडनी का? 120 से 170 ग्राम। बकरे की तो बहुत छोटी होती है, हमारी बड़ी है, 120 से 170 ग्राम की है। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस, चलो थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं डायग्राम से, चलो इधर ही से बता दे रहे हैं, इस डायग्राम में, ये डायग्राम में बता दे रहे हैं, बहुत तेजी समझ लो, बिल्कुल सिंपल लगेगा तुम्हें। अब देखो, ये एक किडनी है, किडनी जो होती है हमारे पास एक जोड़ा है, लास्ट थोरैसिक से शुरू होती हैं और थर्ड लंबर के बीच में वर्टिब्रल कॉलम के इधर उधर होती है। राइट वाली थोड़े से नीचे साइड पर होती है, थोड़ी सी नीचे की ओर झुकी रहती है। अब एक किडनी को अगर तुम देखोगे कायदे से, लंबी है 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ी है 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटी है 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक। किडनी में अगर देखोगे तो इसके कॉन्वेक्स साइड है, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। ये क्या है? कॉनकेव। ये कॉन्वेक्स साइड है और ये कॉनकेव साइड है। कॉनकेव साइड के जरिए, कॉनकेव साइड पर एक नॉच है, गड्ढा है, कॉनकेव साइड पर एक बीच में गड्ढा, इसे हाइलम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हाइलम। ये इसका कॉन्वेक्स साइड है, ये इसका कॉनकेव साइड है। ये कॉन्वेक्स साइड है, ये कॉनकेव। कॉनकेव साइड पर एक गड्ढा है, एक नॉच है, इस नॉच को हाइलम कहते हैं। इस नॉच को क्या बोलते हैं? हाइलम। हाइलम के जरिए तीन चीजें किडनी के अंदर जा रही हैं। क्या क्या जा रहा है हाइलम के जरिए अंदर? इधर गौर करना। हाइलम के जरिए रीनल वेन, रीनल आर्टरी, ब्लड वेसल्स जा रही हैं, इनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। इनके जरिए ब्लड वेसल्स अंदर जा रही है हाइलम के थ्रू। ब्लड वेसल्स के अलावा न्यूरॉन्स यानी नर्व भी जाती है, नर्व्स। हाइलम के जरिए नर्व्स अंदर जा रही हैं और हाइलम के जरिए यूरेटर अंदर जा रहा है। तो तीन चीजें हाइलम, ये हाइलम है, हाइलम के जरिए क्या क्या अंदर जा रहा है किडनी के अंदर? तीन चीजें जा रही, क्या क्या जरा बताओ। एक तो रीनल आर्टरी, रीनल वेन यानी ब्लड वेसल्स, ये हाइलम के जरिए अंदर जा रही किडनी में। नर्व जा रही है, नर्व्स, तंत्रिकाएं, और यूरेटर, और क्या है? यूरेटर अंदर जा रहा है हाइलम के जरिए। हाइलम के अंदर एक फनल शेप्ड कमरा नजर आ रहा है। हाइलम अंदर एक फनल शेप्ड कमरे में खुलता है, इस फनल शेप्ड कमरे को रीनल पेल्विस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। दिख रहा है? ये वाला कमरा क्या कहलाता है? फनल शेप्ड कमरा, ये रीनल पेल्विस कहलाता है। रीनल पेल्विस में कुछ प्रोजेक्शंस निकले ऐसे, रीनल पेल्विस में कुछ प्रोजेक्शंस निकले हैं, ये इनको रीनल कैलेक्स बोलते हैं, रीनल कैलेक्स। तो हाइलम के थ्रू किडनी के अंदर क्या क्या चीजें अंदर प्रवेश कर रही हैं, जल्दी से बताओ।
हाइलम के थ्रू क्या क्या प्रवेश कर रहे हैं अंदर? ब्लड वेसल्स जा रही हैं, नर्व जा रही है, और यूरेटर अंदर जा रहा। यूरेटर एक फनल शेप्ड कमरे में खुल रहा है। इस फनल शेप्ड कमरे को क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस में कुछ उभार जैसे हमको नजर आ रहे हैं, प्रोजेक्शंस। इन प्रोजेक्शंस को रीनल कैलिक्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ये तो हम इधर से चले थे, अब इधर से चलते हैं। इधर से अब चलते, किडनी के ऊपर एक टफ कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन होती है। किडनी चारों तरफ से एक टफ कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन से घिरी है। इसको रीनल कैप्सूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल। जब हम किडनी को ऐसे लंबाई में काटते हैं तो दो हिस्से नजर आते हैं। बाहर की तरफ हमको नजर आता है कॉर्टेक्स। बाहर की तरफ क्या नजर आ रहा है? बाहर की तरफ नजर आ रहा है कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ ये अंदर की तरफ नजर आ रहा है मेडुला। मेडुला पिरामिड्स के फॉर्म में होता है। मेडुला किस रूप में है? मेडुला ऐसे पिरामिड के फॉर्म में, ऐसे ये पिरामिडल है। मेडुला पिरामिड के फॉर्म में, तो इसे मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। मेडुलरी पिरामिड। तो किडनी का जब हम सेक्शन काटते हैं तो हमको बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, सबसे बाहर तो एक कनेक्टिव टिश्यू की टफ मेम्ब्रेन है, वो है रीनल कैप्सूल। अंदर दो हिस्से हैं, कॉर्टेक्स है और मेडुला है। कॉर्टेक्स है और बाहर की तरफ कॉर्टेक्स है और अंदर की तरफ मेडुला है। मेडुला लेकिन पिरामिड के फॉर्म में, किस फॉर्म में है? पिरामिडल है, तो इसको मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में भी प्रवेश कर गया है। कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो दो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में आ गया है, कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो दो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में आ गया, ये इसको रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनाई। रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनाई। अब इधर देखो, ये देखो, एक किडनी के अंदर उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स पाई जाती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर होते हैं। एक नेफ्रॉन ऐसा कुछ दिखता है। एक नेफ्रॉन में ये बाउमन कैप्सूल होता है, ये प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल है, ये हेनलेज लूप है, ये डिस्टल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल है, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। एक नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट होते हैं जरा बताओ? एक नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट है? बाउमन्स कैप्सूल। क्या है ये? बाउमेंस कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल कब जैसा स्ट्रक्चर है? ये है पीसीटी, ये है डीसीटी, और ये जो लूप दिख रहा है ये हेनलेज लूप है, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो एक नेफ्रॉन के इतने पार्ट होते हैं। एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 10 लाख। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये खराब होते रहते हैं। इनकी संख्या, मतलब खराब हो जाएंगे तो फंक्शनल न्यूरॉन की संख्या कम होने लगती है एज बढ़ने के साथ साथ। तो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स क्या है? नेफ्रॉन। इधर देखना जो बताने जा रहे हैं, और अगर ये समझ लिया तो कल का लेक्चर बहुत इजी हो जाएगा। नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा कहां होता है? एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। यह है बाउमन कैप्सूल। इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। अब इधर देखो, बाउमन्स कैप्सूल। ये तो इस पे दें तो चल ही नहीं रहा है, चला। ये है बाउमन कैप्सूल, ठीक है। ये है पीसीटी, ये है लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो तुम देखो कि कौन सा हिस्सा जो है इसका कॉर्टेक्स में है। कॉर्टेक्स के अंदर क्या क्या है जरा बताओ। ये अगर बता दिए मजा आ जाएगा। बाउमन कैप्सूल इसके अंदर है, पीसीटी है और डीसीटी। ये तो कॉर्टेक्स में रहता है। हमने एक बनाया, इस तरह के मिलियंस होंगे, इधर भी होगा, इधर भी होगा, वहां भी होगा, बहुत जगह होगा। एक नेफ्रॉन हमने बनाया, नेफ्रॉन का बाउमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी तो कॉर्टेक्स में है। और मेडुला में क्या क्या है? मेडुला में हेनलेज लूप,
और कलेक्टिंग डक्ट का मेजर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, यानी कलेक्टिंग डक्ट लिख लो। चलो, हेनलेस लूप और कलेक्टिंग डक्ट कहां पर मौजूद है? मेडुला के अंदर। ये आएगा, यहां से नहीं समझ में आए तो अगला लेक्चर नहीं समझ में आएगा। तो बाउमन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी, ये तो कॉर्टेक्स के अंदर है, और हेनलेस लूप और कलेक्टिंग डक्ट ये तुम्हारा जो है मेडुला के अंदर है। अब इधर देखना, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये मेडुला में यहां पे खुलती, इसको रीनल पैपिला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रीनल पैपिला। ये है रीनल पैपिला। रीनल पैपिला और रीनल कैलिक्स, देख रहे हो ना, ये रीनल कैलिक्स था और ये क्या है? रीनल कैलिक्स और रीनल पैपिला आपस में एक दूसरे के करीब में है। रीनल पैपिला आके खुल रहा है रीनल कैलिक्स में। अब देखो होता क्या है, नेफ्रॉन यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, नेफ्रॉन यूरिन बनाते हैं, यूरिन आता है, यूरिन का बनना यहां से शुरू होता है बाउमन कैप्सूल से। यूरिन का बनना स्टार्ट होता है बाउमन कैप्सूल से। बाउमन कैप्सूल से यूरिन आएगा पीसीटी में, पीसीटी से आएगा लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले से डीसीटी में, और डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से आएगा रीनल पैपिला में, रीनल पैपिला से रीनल कैलिक्स में, रीनल कैलिक्स से रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से यूरेटर में, रीनल पेल्विस से यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से बाहर। तो यूरिन कौन बना रहा है किडनी के अंदर? नेफ्रॉन बनाते हैं। नेफ्रॉन में यूरिन बनना शुरू होता है बाउमन कैप्सूल से। बाउमन कैप्सूल से यूरिन आएगा पीसीटी में, पीसीटी से लूप ऑफ हेनले में, फिर डीसीटी से, और डीसीटी में, और फिर कलेक्टिंग डक्ट कहां पे खुल रही है आके? कलेक्टिंग डक्ट कहां खुल रही है? रीनल पैपिला। ये जो आगे पैपिला जैसा इसे फूला फूला है, रीनल पैपिला से आएगा यूरिन आएगा रीनल कैलिक्स में, रीनल कैलिक्स में, रीनल कैलिक्स से इस कमरे में आएगा रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस खुलेगा यूरेटर में। किसमें? यूरेटर में खुलेगा। नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं। ये वाले नेफ्रॉन जो हमने बनाया ये है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है, ये इतना सा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले है ये लूप ऑफ हेनले बहुत ही कम, थोड़ा सा मेडुला के अंदर गया हुआ है। 80% नेफ्रॉन यही होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत ही छोटा है, थोड़ा सा मेडुला के अंदर प्रवेश किया है बस। जबकि ज्यादातर जो नेफ्रॉन होते हैं वो होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जिनका लूप ऑफ हेनले काफी बड़ा है। तो नेफ्रॉन कौन से वाले ज्यादा हैं? गलत। कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं, 80% होते हैं, और कम वाले होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। किसका लूप ऑफ हेनले काफी बड़ा है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले काफी बड़ा होता है। चलो बस पढ़ लेते हैं, छोड़ देते हैं। इतना क्लियर हुआ? फोटो लेना चाहो ले लो। लेकिन ये ध्यान रखना कि नेफ्रॉन की लोकेशन कहां पर है। ये अगर समझ में आ गया तो आगे सब समझ में आ जाएगा। हटाऊं? चलो हम लोग कहां तक पहुंचे? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज ए नॉच कॉल्ड हाइलम। किडनी की एक कॉन्वेक्स सरफेस है और एक कॉन्केव सरफेस। कॉन्केव सरफेस पे गड्ढा है, उस नॉच को हम लोग कहते हैं हाइलम। क्या ये तीन चीजें अंदर प्रवेश कर रही हैं हाइलम से? यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर थ्रू दी हाइलम। यूरेटर जा रहा है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन यानी ब्लड वेसल्स, और यूरेटर अंदर प्रवेश कर रहा है हाइलम से। इनर टू द हाइलम इज ए ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस। हाइलम के अंदर एक चौड़ा फनल जैसा कमरा है,
इस कमरे को रीनल पेल्विस कहते हैं। और इससे कुछ प्रोजेक्शंस निकले हैं। इन प्रोजेक्शन को रीनल, एक को कैलिक्स बोलते हैं और अनेक को कैलिसेस, रीनल कैलिसेस। एक को कैलिक्स, अनेक को कैलिसेस। ये रीनल, ये हो गया रीनल पेल्विस, ये सब कैलिक्स हो गए, रीनल कैलिक्स। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज ए टफ कैप्सूल। इधर बाहर से चलोगे, एक मजबूत सी दीवार होती कनेक्टिव टिश्यू की, इसे रीनल कैप्सूल कहते हैं। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज ए टफ कैप्सूल नोन एज रीनल कैप्सूल। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन। किडनी के अंदर दो जोन्स होते हैं, एक कहलाता है आउटर कॉर्टेक्स और अंदर वाला कहलाता है इनर मेडुला। कॉर्टेक्स मेडुला कहां कहां देखने को मिले? कॉर्टेक्स मेडुला तुम्हारे ब्रेन में है, कॉर्टेक्स मेडुला तुम्हारे किडनी में है, कॉर्टेक्स मेडुला तुम्हारे ओवरी में है, कॉर्टेक्स मेडुला एड्रीनल ग्लैंड में है, एड्रीनल ग्लैंड में है, और भी कहीं है। वहां पर भी होंगे। Inside the kidney there are two zones, outer cortex and inner medulla. Medulla is divided into few conical masses. Medulla conical masses यानी पिरामिड जैसा है, कोनिकल है। मेडुला ऐसा कौन जैसा है? मेडुला ऐसा दिख रहा है, कोनिकल है, इसको मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये मेडुलरी पिरामिड्स कहलाते हैं। Medulla is divided into few conical masses called medullary pyramids projecting into the calyces. ये मेडुलरी पिरामिड्स कहां पे प्रोजेक्ट कर रहा है? यहां पे रीनल पैपिला है और फिर रीनल कैलिक्स है। क्या है ये? आगे वाला मेडुलरी पिरामिड, आगे वाला मेडुलरी पिरामिड का जो आगे वाला हिस्सा वो पैपिला है, और वो कहां पर प्रोजेक्टेड है? रीनल कैलिक्स के पास है। कहां पर है? रीनल कैलिक्स के पास है। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स। थोड़ा सा कॉर्टेक्स मेडुलरी पिरामिड के बीच में भी है, दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में भी कॉर्टेक्स है। इस कॉर्टेक्स को हम लोग कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनाई या रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनाई। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। हर एक किडनी में लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स है। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? हर एक किडनी में कितने होते हैं? हर एक किडनी में कितने होते हैं? हर एक किडनी में होते हैं लगभग 10 लाख यानी 1 मिलियन। 10 लाख का मतलब कितने हो गए? 1 मिलियन हो गए, 1 मिलियन। ये दो लाइनें हमने बता दी, बस 2 लाइनें देखनी। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। ज्यादातर नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा है, वो थोड़ा सा ही मेडुला में प्रवेश करता है। ये कहलाते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ये अधिक होते हैं। लेकिन इन सम ऑफ द नेफ्रॉन, कुछ नेफ्रॉन कैसे है? द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग, लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा है, एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला, और मेडुला में काफी गहराई तक गया है नीचे। ये वाले नेफ्रॉन क्या कहलाते हैं? ये नेफ्रॉन कहलाते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये कम होते हैं, इनमें लूप ऑफ हेनले काफी लंबा है, लूप ऑफ हेनले काफी लंबा होता है। एक नेफ्रॉन में क्या क्या पार्ट होते हैं, अभी टाइम लगेगा इसको फिर बताने में।